नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा सिंह, प्रिंसिपल श्री शंकराचार्य महाविद्यालय। मेरा आज का लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो चेंज लाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप टू बॉटम एक अच्छा चेंज, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाए, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स या गोल हैं उसको अचीव कर पाए। डेफिनेशन के तौर पे देखे देंगे तो अकॉर्डिंग टू बुक, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेट जो है एक प्लान प्रोसेस है जिसमें पूरा ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज होता है, जिसमें किस किस चीज़ों की यूटिलाइजेशन होती है। बिहेवियरल साइंस कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे उनको समझाया जाएगा, एटीट्यूड, एथिकल, मोरल कैसे चेंज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड थ्योरी का फुल यूज़। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का पर्पस क्या होता है? जो हम लोग थ्योरी पूरा पढ़ते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, किस तरह से कराया जाता है, वो तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। बिहेवियर जो है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, वो भी थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, क्योंकि उसमें सब चीज़ें समझाई जाती हैं कि कैसा किसका बिहेवियर होता है, किस प्रकार से क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करके कंपनी में हम गोल्स को अचीव कर सकते हैं। बट फाइनली जितनी चीज़ों पे स्टडी रिसर्च किया गया है कंसल्टेंट द्वारा या कैटलिस्ट द्वारा एंड चेंज एजेंट द्वारा, उसको जब अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉर बेटर चेंज, वो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट कहलाता है। आप इस टेबल में देखिए कि ये अप्लाइड पोर्शन भी बता रहा है एंड मैक्रो भी, क्योंकि ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सारी चीज़ों में चेंज लाकर या प्रॉफिट गेन करेगा या फिर वहाँ के सारे ऑब्जेक्टिव्स को या मार्केट शेयर को इंक्रीज करेगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी जो है वो भी अप्लाइड ही एस्पेक्ट होता है, बट वो छोटे तौर पे देखा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन जो हैं, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, सिर्फ उनके डेवलपमेंट तक या उनकी मैनेजमेंट तक ही कंसर्न रहता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट जो एक टेक्निक है, वह क्या चेंज लाती है, उससे लॉन्ग रेंज एफर्ट जो होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रेन्यूअल प्रोसेस जो है वह इम्प्रूव हो सके। ये मोर इफेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है, ताकि ये स्पेशल एम्फेसिस किस में देते हैं, कल्चर ऑफ फॉर्मल वर्क टीम्स, जो वर्क टीम वहाँ पर कर रही हैं, और किसके असिस्टेंट्स में, चेंज एजेंट के, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन में डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव कर पाएँ। पहले आप देखेंगे अंटिल 1980s तक किन चीज़ों पे फोकस किया जाता था, मतलब उनका सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट देखा जाता था। इकोनॉमिक्स क्या है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग, फाइनेंस उन्हें आता है या नहीं, या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के बारे में लोगों को पूरी नॉलेज है या नहीं। लेकिन ग्रेजुअली इसमें चेंजेस आया, क्योंकि लोगों में अनरेस्ट बहुत होने लगा। जो कंपनी जो है, भले ही वो उनको पेमेंट ज़्यादा करती थी, लेकिन वर्किंग एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो लोग धीरे 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 दूसरी जगह शिफ्ट होने लगते हैं, या फुल एफिशिएंट वे में वो काम नहीं कर पाते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज होता है बट नॉट द प्रोडक्टिविटी। तो इसके बदले फिर चेंज किया गया फ्रॉम लास्ट 2 डिकेड। जो मैनेजर का इफ़ेक्टिवनेस है, उस रोल को भी इन्हांस करने की कोशिश की गई। आप देखेंगे कि वर्किंग एनवायरनमेंट, मोरल, एथिक्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, या और वर्किंग कल्चर पे भी, कि लोग किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स को समझ पाए। पहले क्या होता था, रिटन फॉर्मेट दे दिया गया, दिस 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 आपको इसको अचीव करना है, पर बाकियों के तो समझ ही नहीं आता था कि उनको करना क्या है। अब बाकायदे ट्रेनिंग दी जाने लगी कि अगर आप किसी एक जॉब पे काम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंटिसिपेटेड प्रॉब्लम्स को बताई जाती है, उसको काम करते वक्त किस तरीके से हमें फेस करना है, और ताकि हम आगे बढ़ पाएँ, कोई भी हर्डल ना आए हमें काम करने में। एक एग्जाम्पल देखते हैं naukri.com का, उसके बाद इसमें डिस्कस करते हैं। Sir, report 1. Report 2. But sir... Shut up! Sir, hotel reservation desk on line 2. Yes, I would like to book a table for 2. Sure, sir. Poolside. Your name, sir? Hari Sadhu. What, sir? Hari Sadhu! Sir, may I? Yes, write down Hari Sadhu. H for Hitler, A for arrogant, R for rascal, I for idiot. That's right. एड में हमने देखा जिसमें जो बॉस है हैरी साडो, ही इज़ वेरी इरिटेटिंग। वो कोई भी चीज़ होता था तो उसको बहुत गुस्से से रिएक्ट करता था। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप भी जॉब करने जाएं और इस तरह का बॉस रहेगा तो आप उसके अंडर काम करेंगे? शायद नहीं। पैसा अब लोगों के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। आप हर लेवल्स में देखेंगे, नॉट ओनली इन द टॉप मैनेजमेंट।
आप वर्किंग क्लास वर्कर्स को भी देखेंगे, और अगर आप बहुत स्कोल्ड करके उनसे काम कराएंगे या प्रेशर डाल के कराएंगे तो मे बी वो जॉब छोड़ दे। लोगों का ज़िंदगी के तरफ नज़रिया चेंज हो चुका है। अब वो कैसे काम करना चाहते हैं, उन्हें लगता है सब कुछ अच्छा रहे, मोटिवेटिंग रहे, तो उस वर्क कल्चर में वो मतलब अडाप्ट कर पाते हैं और रह पाते हैं। आज के इसमें सिनेरियो में देखें तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, जहाँ पे इंटरपर्सनल स्किल्स जो होती है मैनेजर्स की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो वर्क प्लेस को घर जैसा इन्वायरमेंट दे पाएँ और हर कोई कर्तव्यबद्ध रहे अपने कार्य को अच्छे से करने के लिए। पीपल जो हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उनको सपोर्टिंग एनवायरनमेंट मिले, तभी वो काम अच्छे से कर पाते हैं। उन्हें एक सपोर्ट मतलब मेंटल पीस उन्हें होना चाहिए कि वो जहाँ काम कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनाइजेशन उसके लिए उतना ही सोच रही है। अब आप लगातार देखेंगे कि इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन क्या चेंजेस आ रहे हैं, लोग हेल्थ के प्रति ध्यान दे रहे हैं, कहते हैं आप साइकिल में आइए। कुछ कंपनीज़ में आप देखेंगे कुछ वो उनको बीच में ट्रेनिंग्स के लिए भेजते हैं, बाहर घूमने के लिए भेजते हैं विद फैमिली, कि उन्हें चेंज लगे और वो वापस आकर जब कंपनी को दोबारा से ज्वाइन करें आफ्टर वेकेशन तो वो एक पॉजिटिविटी के साथ करें, उन्हें लगे कि नहीं, तभी वो प्रोडक्टिविटी चेंज होती है। अगर हम सब कुछ फोर्स करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि चीज़ें तो बढ़ रही हैं, प्रोडक्शन तो हो रहा है, पर वैसी ग्रोथ वैसा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो उनके सॉफ्ट इश्यूज़ को टच करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं बताती हूँ कि आप अगर कॉलेज आते हैं और आपको लेक्चर अटेंड करना है, एक प्रोफेसर जो है वो बहुत चिल्ला के बात करता है और वो हमेशा आप जैसी क्लास में घुसते हैं वो बेइज्जत करने लगता है कि कहाँ थे आप, क्या पढ़ा आपने, हाँ एग्जामिनेशन में तो कुछ करना वरना नहीं है आपको, और वो फिर लेक्चर देता है। तो मे बी 1-2 दिन के बाद आप सोचें कि बाप रे कौन इसका लेक्चर अटेंड करेगा, बट वहीं कोई प्रोफेसर बहुत अच्छे से आपको पूरे लेक्चर समझा रहा है एंड ही ऑलवेज मोटिवेट। कोई बात नहीं, अगर आज आपने नहीं किया है तो इस पोर्शन को आप देख लें, कल इसको पढ़ के आएँ, तो शायद नाउ यू कैन एनालाइज कि किसका आप लेक्चर सुनना पसंद करेंगे या आपको ज़्यादा मोटिवेटिंग या आपको ज़्यादा अच्छा क्या अटेंड करने में लगेगा। सॉफ्ट इश्यूज़ को देखते हैं अगर अपन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के। हार्ड इश्यूज़ यानी स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम बताया जाता है लोगों को कि वो किस तरह से वर्क करेंगे। एंड सॉफ्ट इश्यूज़ जब उनकी स्किल्स को डेवलप किया जाता है, यानी जिस भी वर्क को करना है उसको, मशीन में अगर किसी वर्कर को वर्क करना है तो उसे पूरा बताया जाए कि हाउ टू ऑपरेट दैट मशीन, क्या प्रॉब्लम आने से क्या होता है। और अगर एक छोटे काम के लिए पूरी बड़ी मशीन को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी छोटे पोर्शन से काम हो सकता है, तो ईच छोटी छोटी हर बातें उन्हें समझाई जाती हैं। फिर काम के प्रति एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, उनको ब्रेन वॉशिंग की जाती है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज़ अ डिफ़िकल्ट पार्ट, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस एंड फिजिक्स के जब आप ये सब चीज़ें पढ़ेंगे अब कॉमर्स में, साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में या पॉलिटिकल साइंस में, देन यू विल रियलाइज़ कि मैथ्स में तो इट वाज वेरी इजी एट दैट टाइम कि आपने फॉर्मूला याद किया एंड क्वेश्चन में उसको पुट कर दिया, एंड फिजिक्स में भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन हम लोगों ने तब ध्यान नहीं दिया और हमें लगता है कि शायद थ्योरेटिकल पोर्शन है तो इट इज़ वेरी ईजी, बट नो, ये ह्यूमन बिहेवियर पे डिपेंड करता है। हम कहाँ पे साइंस अप्लाई कर रहे हैं, ह्यूमंस पे कर रहे हैं, जो कि डेली चेंज होता है। आज आपने प्लान ऑफ एक्शन सीखा कि यह पर्सन है तो उसको हम ऐसे डील कर सकते हैं, बट यू नेवर नो, नेक्स्ट डे उस पर्सन का मूड चेंज हो जाए, हो सकता है उसके पास पैसे आ जाए तो उसका एटीट्यूड चेंज हो जाए। तो ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। तो आपको हमेशा ऐसा ट्रेन किया जाता है कि आप किस प्रकार से कस्टमर से, क्योंकि अगर वो प्रोडक्शन यूनिट है तो कस्टमर से हाउ यू आर गोइंग टू डील, और हमेशा हर कस्टमर एक जैसा नहीं होगा और सेम कस्टमर भी हर बार एक जैसा रिएक्ट नहीं करेगा। तो सॉफ्ट इश्यूज़ है कि कल्चर, बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड एप्रोप्रिएट स्किल्स को डेवलप करना। एंड हार्ड इश्यूज़ प्रॉपर लिखा हुआ फॉर्मेट जो चीज़ है, स्ट्रक्चर, सिस्टम कैसे उसमें किस प्रकार से करना है, इट्स ऑल रिटन मैटर, एंड उसमें कोई भी पार्ट आपके स्किल्स को डेवलप करने के लिए नहीं होती हैं। अब जो स्टाइल ऑफ लीडरशिप होती है वह ही ऑर्गेनाइजेशन को अचीवमेंट जो है वो ऑप्टिमम परफॉर्मेंस पे दिलवा पाती है। अब एक और चीज़ देखते हैं कि जो हार्डर और सॉफ्टर इश्यूज़ है, ये दोनों को एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि चीज़ें लिखी हुई है, उसको अचीव करने का तरीका अगर जो हम सीखते हैं वो सॉफ्ट इश्यूज़ होता है। और हमेशा इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट करना चाहिए लोगों को या स्टाफ को इस तरह से समझ में आना चाहिए। कौन सा सॉफ्ट इश्यूज़ का पार्ट क्या हो गया, लिखे हुए मैटर्स को कैसे समझाना ताकि वो उसको बहुत अच्छे से अचीव कर पाए और जो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जो है वो हम अकम्प्लिश कर पाए।
ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको स्टूडेंट्स के ही एग्जाम्पल दूंगी। जो देखिए ये क्या होता है, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन जो बिहेवियरल साइंस एंड नॉलेज का होता है वेरियस लेवल पे, ग्रुप में, ग्रुप के अंदर, इंटर ग्रुप में या ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि हम एफिशिएंटली विथ इफेक्टिविटी पूरी प्रोडक्टिविटी कर पाएँ। प्रोडक्टिविटी क्या है, कम टाइम में ज़्यादा सामान, वो भी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट अगर हम प्रोडक्शन करते हैं वो प्रोडक्टिविटी कहलाती है। मतलब एक दिन में आपने 10 कोई आइटम बनाए और अगर आपने एफिशिएंट और इफेक्टिव हो गए तो हो सकता है कि आप 25 बनाने लगे विथ सारे प्रोडक्ट, कोई भी उसको कट नहीं कर पाएगा, इस तरह के प्रोडक्ट, दैट इज़ प्रोडक्टिविटी। जैसे स्कूल में या कॉलेज में आप किसी टीम में खेल रहे थे, मान लीजिए कि आपका फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल। जब तक आप खेलते थे एज अ प्लेयर तो आपको लगता था कैप्टन ने ये नहीं किया, कोच ने मुझे ये नहीं बताया, इसे तो ज़्यादा अच्छा एनालाइज हम कर लेते, और वो जो एक पर्सन है उसे तो ज़रूर टोकना चाहिए क्योंकि जो राम है वो बहुत अच्छे से नहीं खेलता है, उसे क्यों टीम में रख लिया गया है। बट जब आपको कैप्टन बनाया जाता है देन यूल रियलाइज कि ग्रुप में वर्क करना इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। यूल हैव टू मोटिवेट ईच एंड एवरी पर्सन। अगर आपने तुरंत सब पे एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया तो नो बडी विल प्ले। आपको कैसे हर लोगों से हर एस्पेक्ट पे काम करवाना होता है और दूसरी बात उनसे अच्छी चीज़ निकलवानी होती है। तो एज अ कैप्टन यू विल रियलाइज कि आप कैसे काम उनसे कराएंगे। तो हर बार आपकी स्ट्रैटेजी विल बी डिफरेंट क्योंकि फाइनल एम ऑफ द कैप्टन इज टू विन द गेम। तो उस गेम को जब आप एज अ कैप्टन के एंगल से सोचने लगेंगे देन यू विल रियलाइज कि ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में एम्प्लॉयर किस तरह से लोगों से काम करवाता है। कई बार होता है कि हम किसी प्लेयर पे स्ट्रिक्ट हो सकते हैं और कई बार ऐसा भी होता है वी जस्ट इग्नोर देम बिकॉज हो सकता है ही इज़ अ वेरी गुड पेनाल्टी शूटर, बाकी गेम वो बिल्कुल अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन हम उसको कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई नौबत आ गई एंड फाइनल हमको अगर गेम जीतना है तो मेरे पास ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो पेनाल्टी शूट करके मुझे फुटबॉल मैच मेरा जो है वो विन करा पाएगा। टॉप वैल्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में कौन कौन से होते हैं, उसमें ओपननेस इन कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आप कई ऑर्गेनाइजेशन में अभी सुनते होंगे कि जैसे देखिए NTPC का नाम बहुत है इंडिया में, वहाँ का वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है, TCS का भी अच्छा है। ऐसे हर कंपनी की कोई ना कोई बात अगर आप नोटिस करेंगे तो उन लोग एम्प्लॉयज़ के लिए दे ऑलवेज अरेंज फेस्ट फॉर देम, कई कॉम्पिटिशन्स उनके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि इन्वॉल्वमेंट जो एम्प्लॉयज़ की है वो हमेशा कंपनी की तरफ रहे। ओपननेस इन कम्युनिकेशन ताकि नीचे जो वर्क कर रहा है पर्सन, यानी जो फाइनली फील्ड पे वर्क कर रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम आ रही है, ही मस्ट कम्युनिकेट इट टू द टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट वाले को ये नहीं मालूम कि फील्ड पे वर्क करते वक्त उसको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर ये कम्युनिकेट हो जाएगा तो कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। अगर आप उसको कम्युनिकेट करोगे ही नहीं तो कभी मालूम ही नहीं चलता है कि फील्ड वर्क पे क्या दिक्कत आ रही है इम्प्लीमेंट करने में, जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ टू एक्ट, हम उनको इतनी पावर दें कि अगर कोई बैड सिचुएशन या कोई अच्छी सिचुएशन है तो उसको वो कैसे टैकल कर पाएगा। एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी बाय प्रमोटिंग कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन, लोग अगर एक साथ मिल के काम करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा प्रोडक्टिविटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो पाती है। और प्रमोटिंग इंक्वायरी और कंटिन्यूस लर्निंग, ऐसा होता है कि जब हम एक वर्क को करते रहते हैं तो हमें समझ में आता है कि अच्छा हम तो इसको इस भी तरीके से कर सकते हैं, और अगर हम इसे ऐसे करेंगे तो शायद ज़्यादा अचीव हम कर पाएंगे कम टाइम में। और फाइनली क्या होता है वैल्यूज़ इसमें, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, यानी इफेक्टिवली कोई भी काम को करो। आप देखिए जब आप पहले नोट्स बनाना आपने स्टार्ट किया क्लासरूम में तो आपको बहुत टाइम लगता था, आप 4 बुक देखते थे, फिर आपको लगता था मैं इससे लिखूँगी उससे लिखूँ, फिर मैं लाइब्रेरी जाऊँ, फिर मैं ऑनलाइन बुक्स को क्यों ना उसको मैं रेफ़र करूँ। पर धीरे धीरे आपको ये रियलाइज़ हो गया, पहले एक पेज लिखने में आपको बहुत दिन लग जाते थे, 4, 5, 6 दिन लग जाते थे, बट धीरे धीरे आपने रियलाइज़ किया कि आपकी राइटिंग भी फास्ट हो गई, आप एफिशिएंट हो गए, आपकी हैंड राइटिंग लिखी हुई भी सुंदर दिख रही थी एंड कंटेंट भी आपने बहुत अच्छे से डालना शुरू कर दिया। तो ये तो हमेशा एक्सपीरियंस से आता है। और दूसरा आपकी एप्लीकेशन से फ़र्क पड़ता है कि क्या आप चाहते हैं कि उसको कम टाइम में अच्छे से कर पाएँ। स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, सबसे पहले लॉरेंस एंड लॉर्स के अकॉर्डिंग 4 स्टेप्स मेन होते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में देखना चाहिए
आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड उसको डायग्नोज करना चाहिए कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम इन द ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसे कंसल्टेंट या कैटलिस्ट जो होते हैं वो उसको मतलब उस पर वर्क करके ये एनालाइज करते हैं कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि एक वर्क स्टडी की गई। जो वर्कर था वो बार बार अपने टूल्स को लेके आता था मशीन को ठीक करने के लिए, तो वो उसका टाइम कितना लगता था, उसको एक छोटा सा स्क्रू मान लीजिए टाइट करना है, तो उसको उस चीज़ को करने के लिए भी करीब 15 मिनट्स लगते थे। तो इसको लोग वर्क स्टडी करते हैं विथ टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान से कि इसमें क्या चेंज लाया जा सकता है। आप देखेंगे, आप इवन अपने फ्रेंड्स के बीच में भी कई ऐसे इनोवेटिव स्टूडेंट्स होते हैं जो कई चेंज लाते हैं, भले ही वो राइटिंग वाली बात हो, डिबेट करने वाली बात हो, ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो या फिर कॉलेज का फेस्ट ऑर्गेनाइज करना हो। इसमें जब वर्क स्टडी की गई तो जो वर्कर था उसके लिए उन्होंने ऐसा सोचा कि इसको बार बार टूल्स, वो पहले स्टूल पे चढ़े, फिर एक टूल को अप्लाई करे, फिर उतरे, फिर जाए, फिर टूल बॉक्स से नेक्स्ट टूल लेकर आए, क्योंकि उसको वो स्क्रू को टाइट करना था उस मशीन में। तो उन्होंने फिर उसको देख के सोचा कि इसमें इसके 15 मिनट्स चले गए, ये जितनी देर इसको मशीन पे काम करने में नहीं लगा उससे ज़्यादा देर तो उसको आने जाने में लग गया। तो उन्होंने एक जंपर सूट को डिज़ाइन किया। आप अभी देखते होंगे वर्कर्स जो फाइनली फील्ड पे वर्क करते हैं या मशीन पे जो मैकेनिक है वो वर्क करता है, तो उसके पास एक ऐसा जंपर सूट जैसा होता है जिसमें जगह जगह वो सारे टूल्स रखा रहता है। यानी एक बार अगर वो स्टूल पे चढ़ा वर्क मशीन पे करने के लिए तो उसे बार बार उतरना नहीं पड़ेगा, सारे टूल्स उसके ड्रेस में ही ऑलरेडी हैं और वो इतना हैबिचुएटेड हो जाता है। इनिशियली ऑफ कोर्स नहीं होगा कि कौन सा टूल कहाँ पर उसने रखा हुआ है, लेकिन काम करते करते उसे ये पता होगा तो वो क्या करेगा, उसको अभी स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत है तो फट से उसने स्क्रू ड्राइवर निकाल लिया, प्लास की ज़रूरत है उसने प्लास निकाल लिया। तो इस तरह से स्टडी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम किया जाता है, फिर उसे डायग्नोज किया जाता है कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको बहुत आश्चर्य होगा कि इस मैकेनिकल जब जो जंपर सूट डिज़ाइन हुआ तो जो वर्क 15 मिनट्स में होता था वो 2 मिनट में होना शुरू हो गया। तो आप जान सकते हैं कि एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन में टाइम का कितना कीमत होता है। अब सिर्फ उसके कितना टाइम वेस्ट हो रहे थे, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 15 मिनट में करता था वो उसको 2 मिनट में काम करने लगा है। सेकेंड, प्लानिंग स्ट्रैटेजी फॉर चेंज। स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है कि किस तरह से हमको पूरा ट्रांसफॉर्म करना है ऑर्गेनाइजेशन को, किस तरह से हमको प्रॉपर एक्शन प्लान बनाना है ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल्स जो है उसको हम चेंज करके अचीव कर पाएँ। एक एग्जाम्पल एक और मैं आपको बताऊंगी सैमसंग का। सैमसंग की आप सभी स्टूडेंट्स स्टडी ज़रूर करिए। पहले सैमसंग का इतना नाम नहीं था जितना अब है, वो सिर्फ प्रोडक्शन एंड क्वांटिटी पे बिलीव करता था। लेकिन जब उसके सीईओ ने एक बार ये डिसाइड किया कि नहीं, हम अपनी ब्रांडिंग एंड पोजीशनिंग विल चेंज इन द मार्केट, तो उन्होंने कहा कि अब हमको ज़्यादा ध्यान देना है डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स पे। लेकिन वर्कर्स को कैसे हैबिट थी, उन्हें तो यही आदत थी कि बस क्वांटिटी बनाइए, क्वालिटी पे ध्यान मत दीजिए। और नीचे वाले मैनेजमेंट से ऊपर तक, यानी जो नीचे वर्क कर रहा है उसे ऊपर तक कभी भी कोई बात कम्युनिकेट नहीं होती थी ना। टॉप मैनेजमेंट को ये समझ में आया, उसे तो ये लगा हमने डिफरेंट प्रोडक्शन स्टार्ट करने थे, कर दिए। लेकिन धीरे धीरे बीच के मैनेजर्स ने ये चीज़ समझा और लोगों ने, फिर नीचे वालों ने भी बोलना ये स्टार्ट किया, सिर्फ ऐसी क्वांटिटी बनाने का क्या मतलब जिसका कोई यूटिलाइजेशन मार्केट में है ही नहीं। तो सैमसंग में एक बहुत बड़ा चेंज आया था। इसकी स्टडी आप ज़रूर करिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर कोई चेंज लाना है तो उसमें हमको क्या बदलना। डेवलपमेंट का थर्ड स्टेप होता है इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। अभी आपने पहले आइडेंटिफाई किया उसको, उसके बाद आपने प्लानिंग की कि स्ट्रैटेजी को कैसे आप क्या स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। कंसल्टेंट जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इम्प्लीमेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज का, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको बहुत अच्छे से अडेप्ट करें टेक्नोलॉजी को। क्योंकि आप देख लीजिए नई टेक्नोलॉजी कभी भी आती है। अब आपके कॉलेज में ऑनलाइन क्लासेस का आ गया तो इनिशियली तो आप रजिस्ट करेंगे कि कहाँ मैं अटेंडेंस लगाऊंगा, गूगल मीट में या फिर जूम के ऐप में, और मैं क्लासेस अटेंड करूँगा। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली जब आपको समझ में आएगा कि इसके बिना कोई चारा नहीं है तो आप उस को ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन में उस चीज़ को ले आएंगे। एंड द फाइनल स्टेप इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट इज़ इवैल्यूएशन, यानी फीडबैक लेना ज़रूरी है कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पर, मतलब कंपैरिजन भी होना चाहिए। पोस्ट ट्रेनिंग अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में देख रहे हैं तो हमें अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा,
भाई जो नया इम्प्लीमेंट आप चेंज करने वाले हैं, जैसे बैंक्स में आपको याद होगा जब पूरा ऑटोमेशन होने लगा तो आप पहले बैंक में जाते थे तो बैंकिंग एम्प्लॉयज़ ही आपको कितना कंप्लेन करता था, पता नहीं ये कंप्यूटर, क्योंकि उन्हें ये डर था कि अगर सारे कंप्यूटर्स लग जाएंगे तो उनकी जॉब चली जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि उनका काम तो आसान हो गया, और आपको भी समझ में आने लगा, क्योंकि अब देखिए हमें लंबी लाइन लगानी नहीं पड़ती अपना पासबुक को अपडेट करने के लिए। या तो हम मशीन से कर लेते हैं, या इंटरनेट बैंकिंग ले लेते हैं, या मोबाइल ऐप ले लेते हैं, तो हमें घर बैठे ही पता लग जाता है कितना बैलेंस है, क्या आया, कौन सा पैसा हमारा कट रहा है। तो फाइनली इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं, और उसको करने में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, वो इवैल्यूएशन के थ्रू ही पता लग पाता है। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के गोल्स क्या क्या होते हैं? गोल्स या तो इंक्रीजिंग प्रॉफिट होगा, हमें ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, या मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना है। मार्केट शेयर में आपको बता दूं, अगर आज आपका शेयर ओवरऑल मार्केट में, यानी आप पेंसिल्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं और सिर्फ मान लीजिए किसी एक स्टेट, छत्तीसगढ़ में आप हैं, सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही वो आपकी पेंसिल्स बिकती हैं, आपको मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना है, तो आप चाहेंगे कि पहले मैं आसपास के स्टेट यानी उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, क्यों ना मैं अपना बिजनेस वहाँ तक लेके जाऊँ। तो आपका मार्केट शेयर क्या होगा? जो पहले आपका सिर्फ मार्केट शेयर 5% था, वो आप अभी इनिशियली आप चाहेंगे कि वो 10 to 15% हो जाए। तो इसका मतलब होता है मार्केट शेयर इंक्रीज़ करना मतलब आप ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचा पा रहे हैं। इंक्रीजिंग मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज़, ये भी गोल हो सकते हैं किसी भी कंपनी के, कि हम कल्चरल वैल्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान दें। आप देखेंगे आजकल स्टडीज़ में या स्कूल में पहले सिर्फ मगअप कराया जाता था कि बुक्स की बुक, लोगों को इतना नॉलेजेबल स्टूडेंट्स को बनाओ, उसको रेफरेंस बुक से पढ़ा दो, उसको बड़ी वाली बुक से पढ़ा दो, ताकि उसको सिर्फ बहुत सारा मटेरियल मिल जाए। बट ग्रेजुअली अब क्या रियलाइज़ हो रहा है लोगों को कि आप सिर्फ स्टडी मटेरियल दे रहे हैं, तो आप उसको एक मशीन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। अब आप उनके सॉफ्ट वैल्यूज़ को भी, सॉफ्ट स्किल्स को भी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है कि उनके हेल्थ के एस्पेक्ट को देखें, योगा देखें, स्वच्छता देखें। तो ये सब क्या है? उसके कल्चरल वैल्यूज़ एंड मोरल वैल्यूज़ को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, तभी हम मानेंगे कि स्वच्छ और अच्छा भारत, और हमारे लोग भी अच्छे होंगे। एग्जैक्टली ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर लोग अच्छे होंगे तभी प्रोडक्शन अच्छा होगा और वर्किंग कल्चर अच्छा होगा। ये भी हो सकता है कि इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, अभी हमें पर प्रोडक्ट 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैं अब चाह रही हूँ कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है मुझे पर प्रोडक्ट 12 रुपये मिलने लगे, या तो मैं अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करूँ। अगर लोग एफिशिएंट होंगे तो हो सकता है कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। एंड एनहांसिंग एडेप्टेबिलिटी, कोई भी नया इनोवेटिव चेंज आता है, टेक्नोलॉजी आजकल डेली चेंज होती है, तो लोग उसको तुरंत अडेप्ट कर पाएँ। जैसे आपने देखा होगा जब एप्पल आईफोन मार्केट में आया, नोकिया उसके पहले 80s में आप देखेंगे तो नोकिया बहुत ज़्यादा लोग उसको पसंद करते थे, लेकिन नोकिया की ब्रांडिंग तो अच्छी थी, बट उसने टेक्नोलॉजी के साथ वो नहीं गया, इसलिए उसने अपने हार्डवेयर डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं किया। तो लोगों ने नोकिया 10 ईयर्स नोकिया को किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि एप्पल में कई फीचर्स आ गए थे। सैमसंग ने रैदर बहुत तेज़ी से काम किया, सैमसंग कंपनी ने, और उसके मोबाइल्स भी बहुत ज़्यादा बिकने शुरू हुए। इसके अलावा गोल्स में देखते हैं, सेंट्रल गोल्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बढ़े, यानी इनोवेटिव आइडिया के साथ वो काम करे, यूनिक रिसोर्सेज हो, और मार्केट में वो अपने आप को स्टैब्लिश कर पाए बाकी लोगों के कंपैरिजन में। एग्जाम्पल देखें, गूगल टीम इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एंड वैसे एलॉन मस्क, आप इसे सर्च करिए कि ये क्यों बिजनेस लीडर की तरह आता है। और अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आपको समझाऊं तो रिलायंस का जियो फ़ोन उसने क्या 4-5 साल में चेंज किए, उन्होंने सभी कुछ चीज़ें फ्री कर दी, ताकि ये दिस वाज अ स्ट्रैटेजी। आपने सारे फ़ोन, जो हम समझते थे कि हम कभी अपने नंबर्स को नहीं बदलेंगे, हम कोई अब नया सिम कार्ड नहीं लेंगे, हर किसी ने, क्योंकि वो फ्री अवेलेबल हो गया और उसमें नेट की स्पीड भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, हर किसी ने अपने पुराने सिम को छोड़कर जियो के प्लान लेने स्टार्ट किए। और आज ऐसी हालत हो गई है कि जियो हमसे कितना भी चार्ज करेगा तो मे बी अगर हमें आदत हो गई है तो हम उसी के प्रोडक्ट को ही लेंगे। डेवलपमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं अब हम लोग। फर्स्ट इज़ ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ होने चाहिए,
यानी जो पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ है उसका ऑप्टिमिस्टिक बिलीव होता है। मैकग्रॉर की थेरी है जो थेरी वाई कहलाती है, उसकी दो थेरी है, थेरी एक्स एंड थेरी वाई। थेरी एक्स में एवरीथिंग इज़ नेगेटिव, पर्सन हर चीज़ को नेगेटिव की तरह लेता है, लेकिन जो थेरी वाई है उसमें जो पर्सन है वो बहुत पॉजिटिविटी के साथ काम करता है। वो कोई भी जॉब है उसको बहुत रिलैक्सिंग और नॉर्मल लेता है, और वो अपना एक्सरसाइज करता है मेंटल एफर्ट एंड फिजिकल, ताकि वो जॉब के सारे मैनर को इनहेरिट कर पाए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग। इसमें क्या होता है? एक्सपीरियंशियल लर्निंग जब भी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में लोगों को सिखाया जाए कि उसको नई टेक्नोलॉजी को कैसे मतलब इम्प्लीमेंट करना है इन द ऑर्गेनाइजेशन, उनको कैसे वर्क करना है, तो हमेशा जो ह्यूमन प्रॉब्लम्स वो इनकाउंटर करता है वैसी चीज़ें बतानी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने थेरी में, ट्रेनिंग में आपने सिर्फ थेरी और कहानियाँ सुना दी उनको। एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं वह बताना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसको आर्मी के उसमें एग्जांपल दूंगी। आप हमेशा देखेंगे कि आर्मी वालों की ट्रेनिंग होती है, जनरली हम लोग इसको मूवीज़ में देखते हैं, तो उनको सारे बैकअप प्लान्स बताए जाते हैं। इफ़ प्लान ए विल फेल, आप प्लान बी की तरफ जाएंगे। वो ऐसे टीम को डिवाइड करते हैं, टीम ए आप राइट हैंड साइड से जाएंगे, टीम बी आप लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे, एंड टीम सी आप फॉलो करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम्स ए या बी को आती है तो इस तरह के अगर आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या होने वाली है उसको डिस्कस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके एम्प्लॉयज़ को चीज़ें समझ में भी आ रही हैं। मतलब उनको जब भी आप ट्रेनिंग दें तो सिर्फ कहानियाँ और सिर्फ मोटिवेशन लेक्चर्स ना दें, उनको एक्चुअल जो प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग उसको आप ज़रूर बताएं। नेक्स्ट इज सिस्टम्स ओरिएंटेशन, यानी सिस्टम के बारे में लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़ के साथ वो अपनी कंपनी में कैसे काम करेंगे, ताकि मतलब अगर उसका पूरा नॉलेज होगा तभी जो वर्कर है वो काम कर पाएगा। अगर उसे चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जाएंगी तभी वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स पर भी अचीवमेंट उसकी हो पाएगी। लेते हैं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एस्पेक्ट होता है। देखिए ये एक्शन रिसर्च भी कहलाता है, इसलिए क्योंकि इसमें प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर क्या एक्शन, करेक्टिव एक्शन होना चाहिए। मैंने आपको एक टूल का एग्जांपल दिया था कि जब वर्कर वो काम कर रहा है उसमें मैकेनिक, और उसे बार बार जाना पड़ रहा है टूल्स लाने के लिए, उसमें उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, तो करेक्टिव एक्शन क्या था, उसके लिए एक जंपर सूट डिज़ाइन हुआ। प्रोग्रेस असिस्ट एंड एडजस्टमेंट मेड वेयर रिक्वायर्ड, यानी उसको पूरा जजमेंट लोगों ने किया कि आप देखिए उसमें करीब करीब 13 मिनट सेव हो रहे हैं फॉर वन एक्शन। तो जब ये फाइनली सब चीज़ें हम करते हैं, यानी हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसका करेक्टिव एक्शन देखा, एंड देन उसको चेक किया कि क्या वो वाकई इससे कोई बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को हो रहा है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आती हैं। ये बिल्ड करती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बाय इम्प्रूविंग ग्रुप डायनामिक्स एंड प्रॉब्लम कन्फ्रंट्रेशन। फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक को हम देखते हैं कंटिंजेंसी ओरिएंटेशन। देखिए कई ऐसे एक्शंस होते हैं, लोगों को बताए जाते हैं, जो मैंने आपको आर्मी वाला एग्जांपल दिया उसमें बताया जाता है कि दुश्मन हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि वो आप अपने एंगल से सोच रहे हैं कि दुश्मन उस तरफ है और वो अगर अटैक करेगा तो इधर राइट और लेफ़्ट से कर सकता होगा, लेकिन यू नेवर नो कि हो सकता है कि वो एयर के थ्रू आ जाए, हो सकता है वो शिप के थ्रू आ जाए। तो ये कंटिजेंसी आपको नहीं पता, ये तो सारे एक्शंस आपने जैसे सीखे हैं उस समय आपका कैसे दिमाग चला और क्या चीज़ कहाँ पर फिट हुई और आपने उस समय रहते एक्शन ले लिया। एक एग्जांपल मैं आपको ताज होटल का बताऊंगी। सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, वैसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रही हूँ, एंड रेफरेंसेस सेक्शन जो मैंने लिया है लास्ट में उसमें भी मैंने उसकी लिंक आपको दी है कि आप इसकी ज़रूर स्टडी करें। ताज होटल ग्रुप का आपने नाम सुना होगा। 26 जनवरी को एक बहुत बड़ा अटैक उसमें हुआ था, लेकिन उसके एम्प्लॉयज़ को कभी इसका आइडिया नहीं थी, ना ही उनकी ट्रेनिंग थी कभी ऐसी कि कोई टेररिस्ट अटैक होटल में होगा तो उन्हें कैसे एक्ट करना है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ताज होटल के सारे एम्प्लॉयज़ ने दिया था। उन्होंने सबसे पहले अपनी सेफ्टी नहीं देखी, उन्होंने देखी अपने गेस्ट की सेफ्टी। किसी भी गेस्ट को ऐसा नहीं हुआ, आप पूछेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि सबको चाय पानी खाना भी पूछा गया, प्लस उनको ये बताया गया कि भाई आप टेबल के नीचे बैठ जाइए, आप किचन में शिफ्ट हो जाइए ताकि आप पर अटैक ना हो। कुछ एम्प्लॉयज़ की जान चली गई अपने गेस्ट को बचाने के लिए। क्या आपको लगता है कि उनकी ट्रेनिंग कभी ऐसी हुई थी कि कोई टेररिस्ट अटैक करेगा और उन्हें ऐसे एक्शन लेना है? नो। तो क्यों ताज होटल के लोगों का इतना अच्छा एक्शन था? इट्स अ वेरी गुड स्टडी। इसको एंड में मैं आपको फिर से डिटेल में बताऊंगी।
कि जब पूरा डेवलपमेंट, यानी अगर हम पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करा दें ताकि हर कोई के बिलीफ में चेंज आए, एटीट्यूड्स में चेंज आए एंड वैल्यूज़ उसके अच्छे रहें, ताकि वो स्ट्रक्चर एंड प्रैक्टिसेस को प्रॉपरली कर पाए। जो मैं आपको ताज होटल का एग्जांपल दे रही थी, आपको आश्चर्य होगा कि उसकी स्टडी की गई कि ऐसा क्या चीज़ उसके एम्प्लॉयज़ में थी जिन्होंने ऐसी हालत में, यानी जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो हर किसी ने बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया, क्योंकि उन्हें ट्रेनिंग तो इस तरह की दी नहीं गई थी। तो वो देखा गया कि वो किन लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, तो पता लगा कि उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि कोई क्लास में टॉप कर रहा है उसको हम ताज होटल में एम्प्लॉयमेंट दें, बल्कि उनके रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज़ वेरी डिफरेंट। वो देखते हैं कि उसके वैल्यूज़ कैसे हैं स्टूडेंट के, यानी जहाँ बच्चा पढ़ता था वो अगर 10वीं भी पास हो तो 10th में उसके प्रिंसिपल से, उसके टीचर से दे डिस्कस कि इसका एटीट्यूड या ये क्या टीचर को रिस्पेक्ट करता था, क्या उसके वैल्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो टीचर्स जनरली अपने अच्छे स्टूडेंट्स को याद रखते हैं, उन्हें ये मालूम होता है कि नहीं, पढ़ने में तो बहुत अच्छा नहीं था लेकिन लोगों को साथ लेके चलना, कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ पर खड़े रहना, वो ऐसा करता था। तो ताज होटल वाले ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिए। आप देखिए, वैल्यूज़ एंड कल्चर हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़ा चेंज लाती है, और इस तरह के पर्सन जो होते हैं वो बहुत अच्छे से चेंजेस को अडेप्ट भी करते हैं, नई टेक्नोलॉजी को लेते भी हैं, और जो फास्ट चेंजिंग जो सिचुएशन है आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशन में, उसको बहुत अच्छे से वो अडेप्ट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सक्सेस हो। ऐसे एम्प्लॉयज़ की हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। 6th कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो होता है चेंज एजेंट का। अब ये चेंज एजेंट क्या है, आप देखेंगे जो कि स्टिमुलेट करता है, फैसिलिटेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है चेंज को, उसको हम चेंज एजेंट बोलते हैं। लगान मूवी आप सभी ने देखा होगा। लगान मूवी में आपको याद है, जब देखिए ये तो जीवन का एक पहलू था जिसको वो जो भुवन नाम का पर्सन किसान था उसने कैसे चेंज किया। एग्जैक्टली हमको उसको ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से सोचना है, क्योंकि उसे लगान माफ़ करवाना था। उसने एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि उसे क्रिकेट मैच खेलना है। अब क्रिकेट मैच तो किसी को आता ही नहीं था, गांव में कभी किसी ने देखा नहीं था। उसने कैसे, आप मूवी को अब देखेंगे तो इस एंगल से एनालाइज करिएगा, उसने कैसे लोगों के बीच में खेलना स्टार्ट किया ताकि लोग, क्योंकि पहले सब ने रेजिस्ट किया कि ये क्या है, इसने फालतू का ऐसा कर लिया, हमें डबल लगान पेमेंट करनी पड़ जाएगी। लेकिन धीरे धीरे उन्हें लगा कि नो, दिस गेम इज़ ईजी, क्योंकि उसने बताया रही तो गिल्ली डंडा जैसा है। उसने कैसे टीम को सेलेक्ट किया, ये चेंज एजेंट का काम होता है कि हम पहले लोगों को ये समझाएं, ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के बारे में बताएं कि हम क्या चेंज चाहते हैं। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशनल फिलॉसफीज़, स्किल्स किस इंडिविजुअल में क्या है उसको उभार कर लेकर आएँ, और ग्रुप्स में हम कैसे काम करेंगे ताकि फाइनल हम अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। सेकेंड, इसी में हम देख लेते हैं जो 7th कैरेक्टरिस्टिक है वो है लेवल्स और इंटरवेंशन। प्रॉब्लम जो होती है वो कभी ज़रूरी नहीं कि किसी एक लेवल पे आए, यानी मिडिल लेवल, टॉप लेवल या बॉटम लेवल, हो सकता है सारे लेवल्स पे एक साथ आए। तो ऐसे में कैसी स्ट्रैटेजी होगी कि 1 और मोर इंटरवेंशंस भी करके हम ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट की के तरफ काम कर पाएँ, अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। हम स्लाइड शेयर का लिंक शेयर कर रही हूँ, उसमें मैं आपको सारे वर्ड्स दिए हुए हैं जिसका उपयोग पूरे लेक्चर में किया गया है। ज़रूरत है तो स्लाइड शेयर का लिंक मैं दे रही हूँ आपको, आप वहाँ से ये सारे नोट्स आपको मिल सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में जानना हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में आप जाके डालें, मैं आपको दूसरा लेक्चर उस पर बेस्ड ज़रूर बना के प्रोवाइड करूँगी।